हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है ये आपका। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। इसका फर्स्ट चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, उदारवाद से नव उदारवाद संस्थागत। उदारवाद से नव उदारवाद संस्थागत। परिचय, इंट्रोडक्शन। उदारवाद एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग वर्तमान विश्व में व्यापक पैमाने पर किया जाता है। यह शब्द आधुनिकता, वृद्धि और प्रगति के साथ सामान्यतः संबंधित है। उदारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका विस्तार मानव जीवन के प्रत्येक पहलू और मानव संगठन के प्रत्येक रूप तक है। और यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका विस्तार मानव जीवन के प्रत्येक पहलू और मानव संगठन के प्रत्येक पहलू के रूप में है। यूरोप में प्रबोधन काल के परिणाम स्वरूप उदारवाद एक आंदोलन के रूप में उभरा, जिसने कि संपूर्ण विश्व में लोगों के राजनीतिक और आर्थिक संगठन को प्रभावित किया। जिसने लोगों के राजनीतिक और आर्थिक संगठनों को इफेक्ट किया। उदारवाद समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर एक दृढ़ सिद्धांत प्रदान करता है। वैश्वीकरण, बहुसंस्कृतिवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास, बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय निगमों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण उदारवाद का महत्व काफ़ी बड़ा है। वैश्वीकरण, बहुसंस्कृतिवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास, बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय निगमों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण उदारवाद का महत्व काफ़ी बड़ा है। उदारवाद एक राजनीतिक और आर्थिक दर्शन। उदारवाद क्या है? एक राजनीतिक और आर्थिक दर्शन है जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार पर आधारित है। उदारवाद एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास पर विचार करता है। ये दर्शन पूर्णतः इस धारणा पर टिका हुआ है कि मानव स्वाभाविक तौर से अच्छा होता है। और ये आधार पर टिका हुआ है कि मानव स्वाभाविक तौर से अच्छा होता है। और यह मानता है कि सभी के हितों के संबंध में व्यक्तियों में सहयोग करने की क्षमता होती है। प्रत्येक व्यक्ति में उसके सर्वश्रेष्ठ रूप को उभारने तथा मानव को प्रगति की दिशा में अग्रसर करने के लिए यह स्वतंत्र, तार्किकता, नैतिक स्वायत्तता, मानवाधिकार, उदार लोकतंत्र, अवसर एवं चयन के सिद्धांतों पर बल देते हैं। इन मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर उदारवाद मानव जीवन के सभी पहलुओं की व्याख्या करने के लिए अपने दर्शन का विस्तार करता है। और मूलभूत रूप से इन सभी सिद्धांतों के आधार पर उदारवाद मानव जीवन के सभी पहलुओं की व्याख्या करने के लिए अपने दर्शन का विस्तार करता है, भले ही वे आर्थिक और राजनीतिक प्रकृति के हों, भले ही वो चाहे आर्थिक हों या राजनीतिक प्रकृति के हों। और यूजुअली उदारवाद मुक्त व्यापार यानी कि फ्री में व्यापार को कहते हैं मुक्त व्यापार, संपत्ति के अधिकार, मुक्त बाजार, सीमित सरकार, कानून के शासन, पूंजीवाद और एक दूसरे के बीच मुक्त एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करता है। इस अध्याय में उदारवाद के अर्थ, उद्भव के इतिहास, इसके मुख्य विचार, विभिन्न दृष्टिकोण, आलोचनात्मकताएं, मूल्यांकन, इसकी समकालीन परिसंगिकता बताने का प्रयास किया गया है। उदारवादी लोग उदारवाद की विचारधारा के समर्थक हैं। उदारवादी जो लोग हैं वो उदारवादी विचारधारा के समर्थक हैं, परंतु उदारवाद के विभिन्न दृष्टिकोणों में अंतर देखने को मिलता है। उदारवाद के विभिन्न दृष्टिकोणों में अंतर यानी कि डिफरेंस देखने को मिलता है, जो कि एक समझ पर निर्भर करता है एक समझ पर डिपेंड करता है कि चुनाव, अभिव्यक्ति, अवसर की स्वतंत्रता और मानव प्रगति से उनका क्या तात्पर्य है। एक समझ पर निर्भर करता है जो कि है चुनाव, अभिव्यक्ति, अवसर की स्वतंत्रता और मानव प्रगति से उनका क्या तात्पर्य है। इन विविधताओं के बावजूद उदारवादी अपने विश्लेषण और दृष्टिकोण के संदर्भ में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक समान विचार रखते हैं। और इसके बावजूद उदारवादी अपने विश्लेषण और दृष्टिकोण के संदर्भ में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक समान विचार रखते हैं। मानवों का अपना आत्महित होता है और मानव यानी ह्यूमंस का अपना
आत्महित होता है। आत्महित की पूर्ति की उनकी इच्छा उन्हें तार्किक अभिकर्ता बनाती है और आत्महित की जो पूर्ति है वो उनको तार्किक अभिकर्ता बनाती है ह्यूमंस को। वे निर्णय निर्माण के दौरान तार्किक चुनाव करते हैं और निर्णय निर्माण के दौरान तार्किक चुनाव करते हैं ताकि वे अपने हितों को प्राप्त कर सकें, जैसे कि वे अपने हितों को प्राप्त कर सकें। यदि इस दौरान उन्हें सहयोग करने से अधिक लाभ हो तो वे सहयोग भी करने को तैयार रहते हैं, और इस दौरान उन्हें सहयोग करने को मिले तो वो सहयोग करने के लिए भी तैयार रहते हैं। और वे इस बात पर अत्यधिक जोर देते हैं कि आत्महित और व्यक्तिवाद हमेशा ही असहयोगी नहीं होते हैं। और वे हमेशा अत्यधिक इस बात पर जोर देते हैं कि आत्महित और व्यक्तिवाद हमेशा ही असहयोगी नहीं होते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि मानव अपने लिए अधिकतम लाभ या वांछनीय परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से लाभ हानि विश्लेषण करते हैं। बल्कि वे इसका अर्थ ये कहते हैं कि मानव अपने लिए अधिकतम लाभ या वांछनीय परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से लाभ हानि विश्लेषण करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में यथार्थवाद, सामाजिक रचनावाद और मकसदवाद जैसे सिद्धांतों ने उदारवाद की काफ़ी आलोचना की है। और पिछले कुछ सालों में यथार्थवाद, सामाजिक रचनावाद और मार्क्सवाद जैसे सिद्धांतों ने उदारवाद की काफ़ी आलोचना की है, परंतु आज भी दर्शन विद्वान और नीति निर्माताओं को प्रभावित करता रहा है। वर्तमान विश्व में उदारवाद अपनी परिसंगिकता निरंतर बनाए हुए है तथ्य यह है कि उदारवादी लोग जीवन के प्रत्येक पहलू का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। और तथ्य यह है कि उदारवादी जो लोग हैं वो प्रत्येक पहलू का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। इस आधार पर अनेक लोगों ने उदारवादी शब्द को अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हुए स्वयं को उदारवादी विचारकों में शामिल किया है, और इसीलिए सबने उदारवादी शब्द को अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हुए स्वयं को उदारवादी विचारकों में शामिल किया है। उदारवादी शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए किया जाता है। उदारवादी शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए किया जाता है। उदारवादी परंपरा पर उपलब्ध साहित्यों की जांच करते हुए डनकन बेल कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के माध्यम तक से उदारवादी परंपरा ने पश्चिमी की निर्मित विचारधारा के रूप में अपना अर्थ बदल दिया, जबकि उदारवादी परंपरा के अंतर्गत ही कुछ तरह दिख पड़ती। हालांकि उन्होंने यह सही कहा कि उदारवादी परंपरा पर उपलब्ध साहित्य स्वयं घोषित उदारवादियों के विभिन्न दृष्टिकोणों को दर्शाने के बजाय व्यापक तौर से पूर्ण उदारवादी परंपरा को ही दर्शाता है। और उन्होंने ये कहा कि स्वयं घोषित उदारवादियों के विभिन्न दृष्टिकोणों को दर्शाने के बजाय व्यापक तौर से पूर्ण उदारवादी परंपरा को ही दर्शाता है। इस बात से सहमत होते हुए कहन कहते हैं कि यूरोप में उदारवाद इसके विरोधाभासों द्वारा परिभाषित किया गया है तौर से दक्षिणपंथी हैं। वे मानते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विस्तार आर्थिक गतिविधि तक किया जाना चाहिए। वे मुक्त बाजार में अपने श्रम, वस्तु, सेवा और संपत्ति को बेचने और खरीदने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए और इस संबंध में राज्य की भूमिका सीमित होनी चाहिए। वह व्यक्ति के उच्चतम विकास के लिए न्यूनतम विनियम विनियमन पर बल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक विमापंथी विनियमन के कुछ रूपों पर बदल देते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि यदि आर्थिक शक्ति और संपत्ति पर कुछ ही लोगों का नियंत्रण हो जाएगा तो इससे स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। और इसलिए वे मानते हैं कि अगर संपत्ति पर कुछ ही लोगों का नियंत्रण हो जाएगा तो इससे स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए वे ज़्यादा
हस्तक्षेपकारी राज्य का समर्थन करते हैं ताकि वे कमजोर लोगों को बुनियादी सुविधा और अवसर उपलब्ध करवा सके, परंतु उदारवाद में इन विविधताओं के बावजूद बेल के समान ही वे मानते हैं कि यह विचारों का एक सुसंगत स्कूल है। ऊपर दिए गए तर्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उदारवादी दर्शन के दूरगामी परिणाम हैं। इसकी काफ़ी व्यापक पहुंच है। व्यक्तिगत आत्महित के आधार पर व्यक्तिगतवाद के विचार को एक व्यक्ति के जीवन के आर्थिक संगठन पर लागू किया जा सकता है, जो कि संपत्ति, कार्य, अवसर, उत्पादन की प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा आदि से संबंधित है। एक आर्थिक प्रणाली के रूप में उदारवाद और पूंजीवाद काफ़ी निकटता से जुड़े हुए हैं इसलिए अर्थ निकालने के लिए भी कभी कभी इनका एक साथ प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी दर्शन की व्याख्या स्वतंत्रता, समानता और न्याय के संदर्भ में की जा सकती है। उदारवादी लोकतंत्र में यह सिद्धांत सदैव ही निहित रहते हैं। वास्तव में 20वीं शताब्दी के दौरान उदारवाद एक राजनीतिक विचारधारा था जिसे अनेक देशों ने अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली के रूप में अपनाया था। 20वीं शताब्दी के दौरान उदारवाद एक राजनीतिक विचारधारा था जिसको कि अनेक देशों ने अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली के रूप में अपनाया था, एक्सेप्ट किया था। उदारवादी दर्शन केवल घरेलू राजनीतिक शासन का ही वर्णन नहीं करता है और उदारवादी दर्शन जो है वो केवल घरेलू राजनीति का ही शासन नहीं करता है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के राजनीतिक क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है, जो कि विशेष तौर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सहयोग और संघर्ष के मामले में राज्यों के व्यवहार से संबंधित है। और उदारवाद के विकास की समीक्षा करते हुए इसे व्यापक तौर से दो भागों में बांटा जा सकता है जिसे राजनीतिक इतिहास और आर्थिक इतिहास के संदर्भ में देखा जा सकता है, जिसको हम किस में देख सकते हैं, राजनीतिक इतिहास और आर्थिक इतिहास के संदर्भ में। अर्थशास्त्रियों, राजनीतिक दार्शनिकों ने अपने विचार के द्वारा उदारवाद के विचार में अपना योगदान दिया। हालांकि उनके विचार अपने आप में विशेष नहीं और कई बार उन्हें विचार एक दूसरे से आंशिक तौर से मिलते रहे। इसके मुख्य दृष्टिकोणों के संदर्भ में राजनीतिक और आर्थिक किस्मों का एक सामान्य आधार, उदाहरणार्थ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद ही वह आधार है जिस आधार पर वे अपने विश्लेषण करते। इस पाठ के अगले खंड में उदारवादी दर्शन के उद्भव के इतिहास को संक्षेप में समझने का प्रयास किया जाएगा। उद्भव का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ उद्भव। उदारवाद के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की रूपरेखा में यह देखा जा सकता है कि इसका मूल आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के बौद्धिक परंपराओं में है। उदारवाद के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूपरेखा में यह देखा जा सकता है कि इसका मूल आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के बौद्धिक परंपराओं में वे एक दूसरे से अलग नहीं, और दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि वे एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं। यूरोप में प्रबोधन काल के दौरान स्वतंत्रता और अन्य उदारवादी विचारों का महत्व काफी बढ़ गया था। आर्थिक और सार्वजनिक नीतियों के लिए उदारवाद एक प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में ब्रिटेन में उभरा। आर्थिक और सार्वजनिक नीतियों के लिए उदारवाद एक प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में ब्रिटेन में उभरा। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और बाद में यूरोप के अन्य भागों और फिर संपूर्ण विश्व में फैलता गया। और इसके बाद जब ब्रिटेन में उभरा फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर उसके बाद ये संयुक्त राज्य अमेरिका और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद यूरोप के अन्य भागों और फिर ये संपूर्ण रूप से विश्व में फैलता गया। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय समाज के आर्थिक और सामाजिक संगठनों में परिवर्तन हुआ था। और 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय समाज के आर्थिक और सामाजिक संगठनों में परिवर्तन हुआ। वे समस्तवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का दौर था। पूंजीवाद निजी स्वामित्व
उदारीकरण और मुक्त बाजार पर आधारित है, जो कि उदारवादी मूल्य को दर्शाता है। आर्थिक और राजनीतिक दार्शनिकों ने चर्चा राज्य को सीमित करने के लिए धर्मनिरपेक्ष संस्थानों का समर्थन किया था। यहाँ स्वतंत्रता को उपयोग करने और व्यक्ति के उच्च क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। आर्थिक उदारवाद, ये विचार निजी संपत्ति, मुक्त बाजार और सीमित सरकार के सिद्धांत पर आधारित है। ये विचार निजी संपत्ति, मुक्त बाजार और सीमित सरकार के सिद्धांत पर आधारित है। व्यक्तिवाद उदारवाद का केंद्र था। हालांकि इसके विभिन्न रूप थे। ये व्यक्तिवाद उदारवाद का केंद्र था, बट इसके विभिन्न रूप थे। जब से इन्होंने व्यक्तियों पर बल दिया, तब से इन्होंने व्यक्ति और राज्य के बीच एक नए प्रकार के संबंधों पर जोर दिया। जब से इन्होंने व्यक्ति पर बल दिया, तब से इन्होंने व्यक्ति और राज्य के बीच एक नए प्रकार के संबंध पर जोर दिया, न्यू टाइप ऑफ रिलेशन पर जोर दिया। इसमें एक कानूनी प्रणाली के माध्यम से व्यक्ति अपने संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करता है, और इसमें एक कानूनी प्रणाली के माध्यम से व्यक्ति अपने संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करता है, जिसमें राज्य और समाज द्वारा उनके संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाता। जिसमें कि राज्य और समाज के द्वारा उनकी जो संपत्ति है व्यक्ति की, उसके संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सब विनियमित बाजार उदारवाद का ही एक सिद्धांत है। आर्थिक गतिविधि जैसे उत्पाद विनिमय और लेन देन को इसके यंत्रों पर छोड़ दिया। इसके पीछे यह विश्वास है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को ध्यान में रखकर कोई कार्य करता है, तो इससे वे समाज के ही सर्वोत्तम हितों को पूरा करता है, और इस व्यवस्था में सरकार की भूमिका सीमित होनी चाहिए। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के कार्यों में आर्थिक उदारवाद को देखा जा सकता है। वे मानते हैं कि निजी संपत्ति व्यक्ति को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते थे, और बाजार का संचालन मुक्त रूप से होना चाहिए, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, जिससे कि यह उच्च उत्पादन और धन प्राप्ति की ओर ले जाएगा। एंड स्मिथ मानते थे कि निजी संपत्ति, जो प्राइवेट संपत्ति होती है, पर्सनल संपत्ति होती है, वह व्यक्ति को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर देंगी, और उससे बाजार संचालन मुक्त रूप से होगा, जिसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप ना हो, जैसे कि सरकार उसमें कोई भी दखलंदाजी ना हो करे, जिससे कि वे उच्च उत्पादन और धन प्राप्ति की ओर ले जाएं, ताकि जीवन की उच्च गुणवत्ता को प्राप्त किया जा सके। जैसे कि जीवन की उच्च गुणवत्ता को प्राप्त किया जा सके। यह श्रम और संसाधनों का कुशलतापूर्वक विभाजन और वितरण होता है, जो कि बाजार के मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होता है, जिससे संसाधनों की न्यूनतम हानि होती है। हालांकि एडम स्मिथ का यह भी मानना है कि लोगों की बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखने के लिए सरकार की आवश्यकता है, और एडम स्मिथ का मानना यह भी है कि लोगों की बुनियादी ज़रूरतें जो हैं उसका ध्यान रखने के लिए सरकार की भी आवश्यकता है। वे इस बात के प्रति सचेत थे कि बाजार के द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं का अनिवार्य तौर से उत्पादन नहीं होगा। वे सरकार के सीमित भूमिका को परिभाषित करते हैं, और सरकार के कार्यों में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, भ्रष्टाचार रोकना, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा लागू करना, और यह सुनिश्चित करना कि अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट न टूटे जैसे कार्य शामिल हैं। संक्षेप में, बाजार की वृद्धि के लिए स्थिर एवं अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया जा सके, इसलिए सरकार की भूमिका सीमित होनी चाहिए, और बाजार में बाजार की वृद्धि के लिए स्थिर व अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए सरकार की भूमिका सीमित होनी चाहिए। हालांकि यह उदारवादी आर्थिक नीति एवं बाजार अर्थव्यवस्था केवल घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए भी है, क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति
और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए यह मुक्त बाजार की आवश्यकता है। हालांकि उदारवादी आर्थिक नीति जो है वो केवल बाजार अर्थव्यवस्था जो है वो केवल घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए भी है, जिससे कि राष्ट्रीय संपत्ति और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए यह मुक्त व्यापार की आवश्यकता है। देश एक दूसरे के साथ स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने में सक्षम हो, जिससे कि देश एक दूसरे के साथ स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने में सक्षम हो। रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ के कार्य को यह व्याख्या करने के लिए लागू किया जा सकता है कि कैसे घरेलू बाजार के विकास के कारण कच्चे माल की मांग बढ़ेगी, जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा की जाएगी, और जिसकी सप्लाई जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा की जाएगी। इस वैश्वीकरण के दौर में उनके तर्कों का काफ़ी महत्व है, और इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में उनके तर्कों का काफ़ी महत्व है, जहाँ पर भी व्यापार और वित्तीय की उपलब्धता बहुत अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा वह वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर है, और जहाँ पर भी व्यापार और वित्तीय की उपलब्धता बहुत अधिक है, वहाँ इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा वह वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर है। वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वो फिक्स है, स्थिर है। राजनीतिक उदारवाद। प्रबोधन काल के दौरान उदारवादी राजनीतिक दार्शनिकों ने अपने विचारों के माध्यम से उदारवादी विचारों को आकार देने और उदारवादी मूल्यों को विकसित करने में अपना योगदान दिया। जॉन लॉक के राजनीतिक लेख उदारवादी दर्शन को विकसित करने में मूलभूत आधार थे विकसित करने के मूलभूत आधार थे। इन्होंने अपने राजनीतिक लेख उदारवादी दर्शन को विकसित करने के मूलभूत आधार थे। इन्होंने अपने लेख टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1990 में जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार को प्रकृति का सिद्धांत माना था, जब वह इस बात पर जोर देते हैं कि राज्यों के लिए उनके शासितों की सहमति होना आवश्यक है, तो इस दौरान वह प्राधिकार को ही वैधता प्रदान करते रहते हैं। इस कारण से जॉन लॉक को आधुनिक उदारवाद का जनक भी कहा जाता है, यदि संपूर्ण प्राधिकार लोगों को न्याय प्रदान कर पाने, उनके जीवन और निजी संपत्ति को सुरक्षा प्रदान कर पाने और अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर पाने में असफल रहते, तो इस दौरान लॉक ने राजनीतिक सिद्धांतों के अपने लेखों में क्रांति को नियोजित ठहराया है। वास्तव में उदारवाद के राजनीतिक दर्शन पर ऐतिहासिक घटनाओं, मुख्य तौर से फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, और मुख्य तौर से फ्रांसीसी क्रांति का जो 1989 में हुई थी उसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस क्रांति के दौरान अधिनायकवादी शासन को हटाने के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों का आवाहन किया गया था, जो कि उदारवादी मूल्यों को दर्शाता है। फ्रांसीसी क्रांति ने के प्रसार को काफ़ी बल दिया, क्योंकि क्रांति के बाद उदारवादियों ने मानव अधिकारों की घोषणा के साथ स्वयं को जोड़ दिया था, जो कि उदारवादी सिद्धांत पर आधारित था। कहन इस क्रांति के बाद यह संदेश तेजी से फैला कि निरंकुश शासन, अधिनायकवादी शासन और अन्य दमनकारी शक्तियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। निरंकुश शासन, अधिनायकवादी शासन और अन्य दमनकारी शक्तियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, तथा नागरिक स्वतंत्रता को संरक्षण देकर व्यक्ति का विकास किया जा सकता है। अन्य प्रसिद्ध राजनीतिक निर्देशकों की सूची में मोंटेस्क्यू का नाम भी शामिल किया जाता है, जिन्होंने कि अपनी शक्तियों के पृथक्करण के विचार द्वारा उदारवादी दर्शन के विकास में अपना योगदान दिया था। इनका मानना था कि मानव के
पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करना अनिवार्य है, जिसके लिए उपयुक्त शासन व्यवस्था आवश्यक है। और इनका मानना था कि मानव के पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करना अनिवार्य है, जिससे कि उपयुक्त शासन व्यवस्था आवश्यक है, जिसके लिए उपयुक्त शासन व्यवस्था आवश्यक है। शक्तियों के पृथक्करण के विचार द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन हो। इनका मानना था कि मानव के पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करना अनिवार्य है, जिसके लिए उपयुक्त शासन व्यवस्था आवश्यक है। और इनका मानना यह था कि मानव के पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करना अनिवार्य है, जिससे के लिए उपयुक्त शासन व्यवस्था आवश्यक है। शक्तियों के पृथक्करण के विचार द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन हो। और शक्तियों के पृथक्करण के विचार द्वारा यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन हो, जिससे कि व्यक्ति के स्वतंत्रता को कोई खतरा न हो, जिससे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को कोई भी खतरा ना हो। इन्होंने संवैधानिक सरकार का समर्थन किया जो कि लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सके। और इन्होंने संवैधानिक सरकार का समर्थन किया जो कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके और कानून के शासन को बनाए रखे और कानून के शासन को भी बनाए रखे। राजनीतिक स्थिरता के द्वारा उदारवादी मूल्यों को निरंतर बरकरार रखा जा सकता है। इसके अलावा कानून का शासन काफ़ी महत्वपूर्ण और इसके अलावा कानून का शासन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ताकि व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जा सके, जिससे कि व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जा सके और उनके अधिकारों को संरक्षण किया जा सके और व्यक्तियों के अधिकारों का भी संरक्षण किया जा सके और आर्थिक गतिविधियों के लिए बेहतर माहौल को भी उपलब्ध करवाया जा सके, जिससे कि समाज में प्रगति और विकास हो सके। और आर्थिक गतिविधियों के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराया जा सके, जिससे कि समाज में प्रगति और विकास हो सके। उदारवाद नैतिक दर्शनों पर आधारित है जो कि व्यक्तियों की जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे अधिकार पर बल देता है। यह सरकार का सर्वोच्च लक्ष्य है। इस प्रकार उदारवादियों के लिए व्यक्ति का विकास ही एक न्यायोचित राजनीतिक व्यवस्था का आधार है। इसलिए उदारवादी सदैव ही संस्थाओं के संबंध में चिंतित रहते हैं। इसीलिए उदारवादी सदैव ही संस्थाओं के संबंध में चिंतित रहते हैं ताकि निरंकुश राजनीतिक शक्तियों से व्यक्ति के स्वतंत्रता का संरक्षण किया जा सके, जिससे कि निरंकुश राजनीतिक शक्तियों से व्यक्तियों के स्वतंत्रता का संरक्षण किया जा सके। और इसके अलावा जेरेमी बेंथम और जे.एस. मिल ने भी राजनीतिक उदारवाद के विकास में अपना योगदान दिया। जेरेमी बेंथम का राजनीतिक सिद्धांत उपयोगितावाद के विचारों पर आधारित था, जो कि इस विचार पर आधारित था कि व्यक्तियों का अपना आत्महित होता है, जो कि इस बात पर आधारित था कि व्यक्तियों का अपना आत्महित होता है और वे वही कार्य करते हैं जिसमें कि उन्हें अधिकतम सुख प्राप्त हो मनुष्य तार्किक प्राणी होते हैं जो कि कोई भी कार्य से पहले करने से पहले वो ये आकलन लगा लेते हैं कि उसमें लाभ होगा या हानि, में उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। उदारवाद में भी इस तरह के तार्किकता के विचार भी होते हैं, क्योंकि उदारवादियों का भी मानना है कि मनुष्य तार्किक प्राणी होते हैं। जे.एस. मिल ने अपने राजनीतिक लेख ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता के विचार को महत्व दिया है। उन्होंने एक व्यक्ति द्वारा अपनी स्वतंत्रता के प्रयोग करने के मापदंडों की समीक्षा की है। मिल ने अपने लेखों में बहुसंख्यकों की शक्ति को लेकर संदेह प्रकट किया है उनका मानना था कि किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता को केवल तभी सीमित किया जा सकता है जब वे उस व्यक्ति की स्वतंत्रता से दूसरे व्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए खतरा उत्पन्न हो। उनका मानना था कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को तभी सीमित किया जा सकता है जब वह उस व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा उत्पन्न करे। उनके अनुसार स्वतंत्रता और उपयोगितावाद में कोई विरोधाभास नहीं है
वाद में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को सुख प्राप्त करना है तो उसे मुक्त वातावरण में विकसित होना चाहिए। और उनका कहना था कि अगर किसी व्यक्ति को सुख प्राप्त करना है, खुशी प्राप्त करनी है, तो उस व्यक्ति को वातावरण में विकसित होना चाहिए, मुक्त वातावरण में विकसित होना चाहिए। इसमें स्वतंत्रता ही वे मानदंड है जिसके आधार पर अधिकतम सुख प्राप्त हो सकता है। और इसमें स्वतंत्रता ही वह मानदंड है जिसके आधार पर अधिक सुख प्राप्त हो सकता है। हालांकि अलग अलग बौद्धिक परंपराओं के आने से उदारवाद काफी समृद्ध हुआ है। उनके लेख स्वतंत्रता के विचारों पर आधारित है और उन्होंने इस विचार का विस्तार आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन की व्याख्या करने के लिए किया है। और उन्होंने इस विचार का विस्तार आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन की व्याख्या करने के लिए किया। आर्थिक उदारवाद एवं राजनीतिक उदारवाद के बीच विभाजन से कोई गलतफहमी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। और आर्थिक उदारवाद एवं राजनीतिक उदारवाद के बीच विभाजन से कोई भी गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि वे एक दूसरे से अलग हैं, कि वे दोनों जो हैं आर्थिक उदारवाद और राजनीतिक उदारवाद एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। बल्कि वे क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। राजनीतिक उदारवाद और आर्थिक उदारवाद एक दूसरे के पूरक हैं।